हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मोल कंसेप्ट के लेक्चर को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला के बारे में, और उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने आपको डिस्कस किया था, और उस पर बेस्ड कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के हम लोग प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा आए हैं। तो जो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी हमारा थियोरिटिकल पार्ट है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी फ्रेम हो सकता है, वो सब आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कंसर्न है, वो सारा आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली ये बतलाता है क्या चीज को। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो एक कंपाउंड की जब फॉर्मेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम H2SO4 को बनाते हैं, या मान लीजिए हम CO2 गैस बनाते हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट जो है ना आपस में कंबाइंड होता है। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर। एक कंपाउंड को बनाने में अलग अलग एलिमेंट कैसे कंबाइंड होता है, तो उसी सब चीज़ों को हम इस लॉ के अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो पूरी डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, कि व्हाट एक्चुअली इट टेल्स। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन law of chemical combination tells about how two or more elements combined with each other. Combined with each other in order to form product, in order to form compound। एक कंपाउंड को बनाने में जो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइंड करता है, तो अलग अलग एलिमेंट कैसे कंबाइंड करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। There are total 6 different law of chemical combination. Different type of law of chemical combination. जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शॉर्ट में हम इसको LCM भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कुछ लोग इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और इसे शॉर्ट में हम लोग LDP बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसे हम बोलेंगे LMP। फोर्थ वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसे बोलेंगे LRP।
फिफ्थ वन, गैलुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। एंड द नेक्स्ट वन, अवोगाड्रोज लॉ। ये टोटल 6 टाइप ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? काफी सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात को बतलाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, कोई भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का मास होगा, जितना आप रिएक्टेंट यूज करोगे प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म करेगा। इन अगर हम मास के फॉर्म में अगर कंपेयर करें तो अगर मान लीजिए अगर आप 50 ग्राम का अगर आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट एक टाइप का हो या अलग अलग हो, ABCD कुछ भी हो, तो जितना आप रिएक्टेंट का मास लोगे आपको उतने ही प्रोडक्ट, आपको मास, प्रोडक्ट का मास भी आपको कितना मिलेगा? 50 ग्राम ही मिलेगा। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, LCM। According to LCM, in any chemical or physical change, mass remains conserved. मास रिमेन्स कंजर्व, डेट इज, अगर हम इस तरह से बोले रिमेन्स कंजर्व, डेट इज इन एनी केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट will always equal to total mass of product। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। एक रिएक्शन है A + B 2C, और यहाँ पर आपको बोला गया है जो A का जो मास है, मास ऑफ A इसमें कितना यूज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, डेट विल बी 10 ग्राम। और इस रिएक्शन में जो मास ऑफ B जो यूज हो रहा है, डेट विल बी कितना? 20 ग्राम। और जो यहाँ पे C की जो फॉर्मेशन होगा, तो अगर आप रिएक्टेंट यूज़ किए 10 ग्राम और 20 ग्राम का, तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया? 30 ग्राम। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास रहेगा डेट विल ऑलवेज कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट फॉर द एप्लीकेशन पर्पस ऑफ दिस लॉ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, .85 ग्राम 6.85 ग्राम ऑफ SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 6.85 ग्राम, विच ऑन हीटिंग गिव्स
3.13 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस, तो इसका एनहाइड्रस क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से वाटर का जो कंटेंट है वो रिमूव कर दिया है, हीटिंग किया जा रहा है, तो H2O यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा, तो एनहाइड्रस फॉर्म जो बच जाएगा डेट विल बी SrOH होल ट्वाइस। और इसके कितना मास मिल रहा है, 3.13 ग्राम। तो इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया हुआ है, ये आपको इसको कैलकुलेट सॉल्व करने में इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगा। मोलर मास दिया हुआ है SrOH होल ट्वाइस डेट इज इक्वल टू 121 ग्राम पर मोल। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ SR जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2O, इसको अगर आप हीट करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, SrOH होल ट्वाइस प्लस XH2O। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका जो मास दिया हुआ है, तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा डेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस। इसका मास आपको दिया हुआ 6.85 ग्राम, तो इसका मास को आप बराबर कर दो 6.85 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस, और ये कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है 3.13 ग्राम, अब प्लस कितना हो जाएगा ये मास ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर H2O की मास अगर कैलकुलेट करते हो तो मास ऑफ H2O इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.85 माइनस 3.13 एंड इट विल बी 3.72 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर लिए 3.72 ग्राम। अब अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से अगर इस पर थोड़ा सा हमको और भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको इस पे लगाना पड़ेगा, फिर जाकर के हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो H2O का मास हम कैलकुलेट कर लिए वो कितना है 3.72 ग्राम। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर जो आपको यहाँ पे एनहाइड्रस जो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2O, ठीक है, इसके अंदर अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो H2O का, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2O, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मास ऑफ H2O। एक्चुअली हम इसको स्टोइकियोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, और स्टोइकियोमेट्री चूंकि अभी हम पढ़े नहीं है, वो हमारा आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद, तो हम उसको अभी स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसमें तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज हम इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप यहाँ पे देखो, अगर हम इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ H2O कैलकुलेट करेंगे तो इट विल भी हो जाएगा टोटल मास ऑफ H2O। H2O का मास 18 होता है, लेकिन H2O के X मॉलिक्यूल्स है तो 18X, और डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का जो टोटल मास होगा, तो इतना जो मास आपको तो दिया हुआ है SrOH होल ट्वाइस का कितना दिया 121, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 121 प्लस H2O का कितना हो जाएगा 18X, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन चूंकि कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो ये तो हम फॉर्मूले के हिसाब से H2O का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर लिए, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अगर आप इक्वेशन जो रिएक्शन के अंदर डेटा दिया हुआ है, अगर उस डेटा के हिसाब से अगर परसेंटेज H2O कैलकुलेट करते हो तो परसेंटेज H2O कितना हो जाएगा टोटल मास ऑफ H2O, और H2O को टोटल मास कितना 3.72, तो 3.72 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड एनहाइड्रस सॉल्ट जो है दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को टोटल मास कितना दिया हुआ डेट इज 6.85 ग्राम इनटू इसको क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से हमको परसेंटेज H2O का एक क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ उस डेटा के अकॉर्डिंग ये हो गया, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू आ गया। तो अगर दोनों को हम चाहे तो यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। आप इस दोनों को अगर इक्वेट कीजिएगा 3.72 डिवाइडेड बाय 6.85 इंटू 100 इक्वल टू 18X डिवाइडेड बाय 121 प्लस 18X इंटू 100। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू जो आएगा डेट विल बी 8.9 के समथिंग आएगा यहाँ पे X की वैल्यू, जिसको आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, यहाँ पे जो इसका x की जो वैल्यू आएगा, आई थिंक ये हमारे पास कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, ये आपको 7.9 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 8 ले सकते हो।
पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, आसानी से थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करके आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने आपको बस परसेंटेज कॉम्पोजिशन की वजह से लिया था, ये हमको बतलाना था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो इसको यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, SrOH होल 2s डॉट 8H2। ये इस कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इस लॉ के साथ एक लिमिटेशन भी है। हम ये लॉ हर जगह तो अप्लाई करेंगे एक्सेप्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, डेट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन पे हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए होता है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है टाइम के साथ साथ डिके होता है, उसका मास जो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम रेडियो एक्टिव के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं 12th क्लास में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of conservation of mass is not valid for nuclear reaction. As some mass get converted into energy following the relation E इक्वल टू डेल MC²। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह क्या होता है। बस अब इतना समझ लो कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए होता है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल टाइम के साथ साथ उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसकी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। काफ़ी सिंपल है, हम इसको ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे, जो सिंपल है उसको सिंपल ही रहने देते हैं। सिंपल से लॉ है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट आपको फॉर्म करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है डेट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, भी आपको कई सारे बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, शॉर्ट में हम इसे LDP भी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू LDP लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड की अगर फॉर्मेशन होता है तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है वो अपने सिंपल रेशियो में कंबाइंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें तो H2O के अंदर जो भी एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन के एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट है। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ग्राम,
इंटू और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, डेट इज 16, तो ये कितना हो जाएगा 1:8 इसका क्या हो गया, मासेस का सिंपल रेशियो। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, आप H2O को आप कहीं से भी प्रिपेयर्ड कीजिए, चाहे H2O को आप प्रिपेयर्ड कीजिए H2 + O2 की कॉम्बिनेशन से, चाहे आप H2O के एक मॉलिक्यूल्स को आप प्रिपेयर कर लो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के कंबशन से H2O और CO2 की फॉर्मेशन होता है। तो H2O को आप कहीं से भी प्रिपेयर कीजिए, H2O के मॉलिक्यूल्स को आप C से उठा के ले लो, H2O के मॉलिक्यूल्स को आप रिवर से ले लो। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन कि H2O की मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, सी से आ रहा है, हाइड्रोकार्बन की कंबशन से ऑब्टेन्ड हो रहा है, या फिर H2 + O2 की कंबशन से हो रहा है, कहीं से भी आ रहा है, फ्रॉम एनी सोर्स। तो बतलाया गया इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन H2O के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मासेज का रेशियो, सिंपल जो रेशियो होगा वो होगा 1:8, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे आप इस H2O के मॉलिक्यूल्स को इन सभी सोर्सेज से कहीं से भी आप प्रिपेयर कीजिए। तो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का, अकॉर्डिंग टू LDP elements combined in simple ratio of their masses, in simple ratio of their mass, and this ratio will be constant. This ratio will be constant irrespective of the source of preparation. तो ये इस लॉ का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम H2O मॉलिक्यूल्स का आपको एग्जांपल लेकर के समझाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान लो अगर हम CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, CO2 मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो CO2 एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब ये CO2 को आप कहीं से ऑब्टेन करो, आइदर इट विल ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन से ऑब्टेन करो, या किसी भी सोर्स से इसको ऑब्टेन कीजिए, ठीक है। तो CO2 के अंदर जो एलिमेंट का जो मासेज का जो रेशियो होगा, कार्बन का मास कितना, तो 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 और 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट इज 32 ग्राम। इसका अगर आप सिंपल रेशियो लोगे तो ये 4, आई थिंक 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:8, और ये इसका सिंपल रेशियो होगा, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप CO2 को कहीं से भी प्रिपेयर्ड करो, इन इच मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आइदर इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी सोर्सेज, तो इसके अंदर जो मासेज का जो रेशियो होगा डेट विल ऑलवेज कितना होगा, 3:8 होगा। तो ये पूरी कहानी है किसका, डेट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ है हमारा। अब चूंकि देखो इसको लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसीलिए बोला गया है कि जो मासेज का जो सिंपल रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको ये लॉ पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, शॉर्ट में हम इसको LMP भी बोलते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर कोई दो एलिमेंट अगर आपस में अगर कंबाइंड करता है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड करके 2 और मोर देन 2 कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तो उस सभी कंपाउंड के अंदर अगर किसी एक एलिमेंट के मासेज को फिक्स कर दें, तो उसका जो दूसरा एलिमेंट बचेगा ना, उसकी जो मासेज का जो रेशियो होगा वो या तो वो हमेशा क्या होगा, सेम कांस्टेंट, मतलब एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड करता, कांस्टेंट रहता। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल से समझो, मान लीजिए
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करता है और कंबाइंड करके अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड करके फॉर एग्जांपल मान लीजिए NO की फॉर्मेशन करता है, या फिर आप मान लो NO2 की फॉर्मेशन करता है, या आप मान लीजिए N2O की फॉर्मेशन करता है, या आप मान लो N2O5 की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और भी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि इन सारे कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट की अगर मास को हम फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का मासेस का रेशियो का हमेशा क्या होगा, डेट विल बी, वो सिंपल रेशियो में कंबाइंड करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन का जो मास यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन की मास हो जाएगा 14 ग्राम और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन की मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम और यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम। यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन की मास की अगर बात कीजिएगा तो इट विल बी 28 ग्राम और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 ग्राम। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80 ग्राम और नाइट्रोजन की बात कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो आपको बतलाया जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइंड कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। इस दो एलिमेंट में आपको बोला जाएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर आप ऐसे समझ लो कि ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, देन व्हाट विल बी द सिंपल रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल दीज कंपाउंड्स। फिर से मैं आपको बतला रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको बोला जाएगा कि ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, या फिर आपको बोला जाएगा नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी दोनों में से किसी एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दिया जाता है तो उस कंपाउंड के अंदर दूसरा जो एलिमेंट बच रहा है उसके मासेस का आपको सिंपल रेशियो पूछा जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन के मासेस को जो है ना फिक्स कर दिया गया, इसके मास को फिक्स कर दिया गया है और नाइट्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन कंबाइंड करके अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कंपाउंड के अंदर NO हो या NO2 हो या N2 हो या N2O5 हो, सबके अंदर नाइट्रोजन के मास क्या फिक्स है और सेम है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के मास को पहले आप कर लो फिक्स, उसके बाद हम ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर नाइट्रोजन के मास को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम है, 14 ग्राम है, यहाँ पे 28 ग्राम है, यहाँ पे 28 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू है या जो हायर वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू के बराबर करते हैं। तो आपको अगर 28 को अगर 14 बनाना होगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे मॉलिक्यूल्स को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर N2O को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो नाइट्रोजन तो हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा N, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा O/2। तो कंपाउंड क्या बन गया यहाँ पे NO/2 और यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन है O/2 हम बोल रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो N हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना हो गया 40 ग्राम, नाइट्रोजन का मास आपको यहाँ पे कितना हो गया 40 ग्राम और नाइट्रोजन का मास यहाँ पे भी कितना है 40 ग्राम। तो NO, NO2 और ये N2O और N2O5 सब में क्या हो गया, नाइट्रोजन के मास को हम कर लिए फिक्स, डिवाइड कर दिए हैं। जो N2O था उसको हम 2 से डिवाइड करके हम NO2 बना लिए, N2O5 को 2 से डिवाइड करके NO5/2 बना लिए। तो अब ऑक्सीजन का जो मासेज का जो रेशियो होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर अब कितना होगा 32 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, ऑक्सीजन ये कितना होता है 16 और इसके साथ 5/2 एसोसिएटेड है तो 2 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 40 ग्राम। तो अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन के मासेज का अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 16:2, 16 के बाद कितना है 32:2, फिर कितना आ गया 32:2 और यहाँ कितना आ गया 40। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मासेज का जो सिंपल रेशियो होगा डेट विल बी, आप यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो 8 से आई थिंक सब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2:4:4:5। ये हो गया सिंपल रेशियो। आप इस रेशियो को आप इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपको ये जो रेशियो आ गया डेट इज सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया गया तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो कितना हो गया डेट इज 2:4:4:5। आपको ऐसा ही बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन का मास फिक्स है
तो नाइट्रोजन का सिंपल रेशियो बताइए कितना होगा। तो देखो इसको सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक हमारे पास ट्रिक भी है जो काफ़ी आसानी से हम उस ट्रिक के हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइंड किया गया और अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन हुआ। क्या वही सब कंपाउंड ले लेते हैं, दैट इज NO की फॉर्मेशन हुआ, NO2 की फॉर्मेशन हुआ, N2O की फॉर्मेशन हुआ और N2O5 की फॉर्मेशन हो गया। फिर से हम इसको ही फिक्स कर लेते हैं, नाइट्रोजन की मास फिक्स है और ये ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना रेशियो आएगा। तो एक तो ये तरीका है जो मासेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, और दूसरा जो हमारे पास तरीका है, आप यहाँ पे क्या करो, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी को आप सेम कर दीजिए। तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी को अगर आप सेम कर दोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है एक, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की एक एटम है NO2, जो लोअर नंबर होता है ना, सबसे कम एटॉमिसिटी जो जिस नाइट्रोजन की, हम उसी के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे N2O है, तो इसको 1 करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा NO2, और इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा NO5/2। मतलब क्या कि हम इसको क्या किए, पूरे मॉलिक्यूल्स को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब हमको यहाँ पे ऑक्सीजन का आप यहाँ पे देखोगे एटॉमिसिटी कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पे कितना आ गया 5/2। तो ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी का आप रेशियो ले लीजिए 1:2, 2:2, 2:2, 5/2, ठीक है। और इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2:4:4:5। तो ये आप देख सकते हो आपका वैल्यू बिल्कुल सेम आया 2:4:4:5। तो अगर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन अगर आए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे सॉल्व करते हो तो थोड़ा आपको टाइम का बचत होगा। तो आप जिस भी एटम को बोला जाए फिक्स, आप उस एटम की एटॉमिसिटी को फिक्स कर दीजिए, और दूसरे एटम की मासेस को आप जो भी उसका जो एटॉमिसिटी है वो एटॉमिसिटी का रेशियो ले लीजिए। दैट विल बी दी मास सिंपल रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट्स इन ऑल दीज कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं उसी सेम एग्जांपल में, हम मान लीजिए अगर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं, NO आपस में कंबाइन कर रहा है और क्या सब बना रहा है, मान लीजिए NO2 बना रहा है, N2O3 बना रहा है, NO बना रहा है, N2O5 बना रहा है, ठीक है। और चलो यही 4 कंपाउंड लेते हैं। तो इसमें हमको अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, तो नाइट्रोजन के मासेस का सिंपल रेशियो चाहिए। तो नाइट्रोजन के मासेस का सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, सब में ऑक्सीजन को फिक्स करो, और ऑक्सीजन को किसके बराबर करना है, तो ऑक्सीजन की सबसे जो लोवेस्ट एटॉमिसिटी वैल्यू है इसके अंदर उसके बराबर करना है। तो लोवेस्ट एटॉमिसिटी 1 है, तो इसको भी आपको 1 करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा N2O, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, अगर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा N2/3, ये O हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है तो NO, इसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा N2/5, और ये हो जाएगा O। आप देख सकते हो इस सारे एलिमेंट में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हो चुका है सेम। तो अगर आप हमको नाइट्रोजन के मासेस का सिंपल रेशियो चाहिए तो मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप एटॉमिसिटी का रेशियो ले लो, एंड इट विल बी 2:2/3:1:2/5। अब इसको आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो अगर यहाँ पे देखो 3 और 5 है, तो अगर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के ये रेशियो खत्म होगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 to 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सिंपल रेशियो आ गया 30:10:5:2। तो N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइंड करता है और अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम एलिमेंट्स का जो मासेस का जो सिंपल रेशियो होगा वो डेट विल बी 30:10:5:2। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर मान लीजिए आपको इस तरह के क्वेश्चन, एक सेकेंड हम इसका डेफिनेशन नहीं लिखें, वो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू
LDP, if two elements combined to form two or more compounds, then two elements, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो one elements combined with fixed mass of other elements, then the masses of, या चलो ठीक है, according to LDP if two elements combine to form two or more compounds, then masses of one fixed element, या फिर आप ऐसे लिखो, इसको पहले थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। Then if we fix the masses of one element in all compounds, then mass of other element will always in simple ratio, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि आपको ये पूरी कहानी हमने आपको जो पहले बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो इसके ऊपर बेस्ड एक के तरह का क्वेश्चन भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग LDP इज नॉट वैलिड। किसमें LDP, LDP नहीं, LMP इज नॉट वैलिड। जैसे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे करके दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए CO2 है, CO है, दूसरा मान लीजिए H2O है, H2O2 है, NaCl है, NaBr है, और चौथा है N2O3। तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो हमेशा वही कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा जिसमें वो 2 एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 भी बना सकता है, CO भी बनाएगा, तो इसमें वैलिड होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O भी बना सकता है, H2O2 भी बना सकता है, इसमें भी वैलिड होगा। सोडियम क्लोरीन मिलकर के NaCl तो बनाएगा, लेकिन NaBr कहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग हो गया दोनों कंपाउंड के अंदर। जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसके अंदर एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्स अलग हो गया, तो इसके लिए हम LMP अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एलिमेंट सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इस पे भी वैलिड होगा। तो इस तरीके से हम LMP के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा कि इसमें LMP वैलिड है या नहीं है, और दूसरा पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया गया तो दूसरे एलिमेंट का मासेस का सिंपल रेशियो क्या होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LRP। ठीक है।
अब देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट तो हम आपको बतला ही देंगे, लेकिन पहले हम कहानी समझते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। आप ये मान लो जैसे एक एलिमेंट कार्बन, और ये कार्बन जो है दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड कर रहा है, हाइड्रोजन से भी कंबाइंड कर रहा है और ऑक्सीजन से भी कंबाइंड कर रहा है। एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड करके क्या बनाएगा, दो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइंड करके क्या बना सकता है, CH4 बना रहा है। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में कंबाइंड करके क्या बना रहा है, मान लीजिए H2O बना रहा है, ठीक है। तो बतलाया ये जाता है, LRP क्या बोलता है कि अगर कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तो इस कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके जो मास का जो रेशियो होगा, जो डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पे, वो डिफरेंट एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो मास का रेशियो होगा डेट विल बी 4 ग्राम। और यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन कार्बन दोनों जगह कॉमन हो गया, हम डिफरेंट एलिमेंट के मास की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 4 ग्राम होगा और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम। तो आप अगर इस दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मास का जो सिंपल रेशियो की बात करोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी कितना हो जाएगा, 4:32। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना हो गया, 1:8। अब ये क्या बोलता है LRP कि जब एक एलिमेंट, या फिर आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 ग्राम। और यहाँ पर भी अगर आप मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा 2:16 और इट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1:8। तो यही है LRP क्या बोलता है कि अगर एक एलिमेंट कंबाइंड करता है दो अलग अलग एलिमेंट से और दो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तो इन दीज टू कंपाउंड्स में जो डिफरेंट एलिमेंट का जो मासेज का जो रेशियो होगा डेट विल बी ऑलवेज आइदर इक्वल होगा या सिंपल मल्टीपल होगा, आइदर इक्वल होगा या मल्टीपल होगा। जब ये दोनों एलिमेंट कंबाइंड करके जब कंपाउंड बनाएगा तो इसके मासेज के रेशियो के या तो बराबर होगा या तो सिंपल मल्टीपल होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ये मान लीजिए आप सल्फर से कंबाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन है और ये मान लीजिए ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन मान लीजिए सल्फर से कंबाइंड करके बना रहा है CH2, कार्बन मान लीजिए ऑक्सीजन से कंबाइंड करके बना रहा है CO2, और सल्फर और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइंड होता है तो ये बना रहा है क्या चीज़, SO2। तो अगर आप इसमें अगर ध्यान से अगर आप बात करते हैं LRP के हिसाब से, तो यहाँ पे जो कार्बन दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड जो कर रहा है सल्फर से और ऑक्सीजन से, तो क्या बना रहा है CH2। तो CH2 के अंदर डिफरेंट एलिमेंट सल्फर है जिसका मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है और 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम। इस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन, इसका मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो CH2 और CO2 के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट का जो मास का रेशियो है डेट इज मास ऑफ सल्फर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा 64:32। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2:1। तो अब ये बताया जा रहा है कि अगर ये जब ये दोनों कंबाइंड करके ये बना रहा है तो इसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो ये है, तो जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करेगा तो इसके अंदर मासेस का जो सिंपल रेशियो होगा या तो इसके बराबर होगा या तो इसके मल्टीपल में होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो सल्फर का मास हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का ही मास कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे मास ऑफ सल्फर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 32:32, डेट विल बी इक्वल टू कितना हो गया 1:1। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें जो मासेज का रेशियो हो गया ये कितना है 2:1, मतलब 2/1, और यहाँ पे कितना आ गया 1/1। हमने क्या बोला कि या तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगा या फिर एक दूसरे का मल्टीपल होगा। तो आप देख सकते हो ये जो 1/1 है इट इज़ द 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ दिस 2/1। तो 2/1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/1। तो ये जो वैल्यूज़ है, या फिर आप ऐसे बोलो ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ के 2 टाइम्स मल्टीपल है। आप 1/1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये आप उसका एग्जाम्पल लिख लेना, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू law of reciprocal proportion LRP, if two different elements
ए एंड बी, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स ए एंड बी, ऐसे मान लीजिए, या ऐसे मान, अकॉर्डिंग टू LRP इफ एन एलिमेंट्स, सॉरी, according to LRP if an element A is combining with two different element B and C and forming two different compound X and Y। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको हम डायग्राम से बतला देते हैं कि एक एलिमेंट A है और ये कंबाइंड कर रहा है, इस कंबाइनिंग विथ टू डिफरेंट एलिमेंट बी एंड सी, ये बी से भी कंबाइन कर रहा है और ये किससे कंबाइन कर रहा है, सी से, एंड फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड एक्स एंड वाई। जब ए बी से कंबाइन कर रहा है तो एक्स बना रहा है और ए सी से कंबाइन कर रहा है तो वाई बना रहा है। तो अब क्या होगा कि एक्स और वाई के अंदर डिफरेंट एलिमेंट का जो मासेस का रेशियो होगा दैट विल बी आइदर इक्वल टू, जब ये बी और सी आपस में कंपाउंड बनाएगा कोई Z, तो Z के अंदर जो एलिमेंट होगा उसका जो मास का रेशियो होगा, और X और Y के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा या तो वो सेम होगा या फिर एक दूसरे का मल्टीपल होगा। फॉर्म X एंड Y देन एंड B and C forming a compound Z, then simple ratio of different elements in compound X and Y will be equal or multiple of simple ratio of masses of elements present in Z। ठीक है, तो स्टेटमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक एलिमेंट A है जो B से कंबाइंड करके एक कंपाउंड बना रहा है X, और वही एलिमेंट A C से कंबाइंड होकर बना रहा है Y, और B और C आपस में कंबाइंड होकर बना रहा है Z। तो कहने का मतलब क्या हो गया, LRP क्या बोलता है कि X के और Y के अंदर, ये दो कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा डेट विल बी सेम होगा इस कंपाउंड Z के अंदर जो भी मास का जो भी एलिमेंट होगा उसके मास रेशियो के या तो सेम होगा, इक्वल होगा, या फिर क्या होगा उसके मल्टीपल होगा। पीछे हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम ऐसे तो सॉल्व करते ही करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर दिया जा रहा है, एग्जाम्पल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग LRP is not valid, in which of the following LRP is not valid। मान लीजिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिया जा रहा है, CO2, CH4 और एक दे दिया गया H2O। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया CS2, या फिर आप मान लीजिए CO2 और एक मान लीजिए आप SO2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप ले लो NaCl, NaBr, NaI। चौथा ऑप्शन आप ले लीजिए CH4 या फिर CO
और आप ले सकते हो H2O2, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमको दिया गया और इसमें हमको पता करना है किसमें LRP वैलिड नहीं है। तो एक तो हमारे पास जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बतलाया कि आप जैसे इस ऑप्शन को अगर चेक करना होगा तो इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है कार्बन, उसको आप इस तरह से आप ट्रायंगल बना लो। जो कॉमन एलिमेंट्स कार्बन है, कार्बन किससे कंबाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन से। और यहाँ पर कार्बन किससे कंबाइंड हो रहा है? हाइड्रोजन से। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहा है? H2O। तो आप इससे बना लिए हो CO2 और इससे बना लिए CH4। तो इस दोनों के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मास का रेशियो है वो इस कंपाउंड के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो के बराबर है या फिर मल्टीपल में है, तो ये वैलिड है। उसी हिसाब से हम सबको चेक करेंगे इस तरह से ट्रायंगल बना करके। या फिर आप बहुत आसानी से आप ट्रिक लगा सकते हो। आप इस पे इस तरह से आप सोचो, अगर आप इस एलिमेंट को जो CO2 है इसको आप अपने हाथ से इसको छिपा दो और यहाँ पे जो भी कंपाउंड बच रहा है इसमें आप देखो कि डिफरेंट एलिमेंट क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे कॉमन एलिमेंट तो हाइड्रोजन है और डिफरेंट एलिमेंट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अगर हम जिस एलिमेंट को यहाँ पे हाइड करके रखे हैं वो एलिमेंट ये इसी 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होना चाहिए जो यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ। उसी तरह से आप इसको भी छिपा दो। आप बताओ CO2 और H2O में डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो जिसको हम हाइड किए हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। आप H2O को हाइड कर दो और इसमें देखो डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो जिसको हम हाइड किए हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। अगर इस तरीके से सभी कंपाउंड के ऊपर अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो इसका मतलब उस पे LRP वैलिड है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर तो नहीं होगा, मतलब इस पे LRP वैलिड है। आप उसी तरीके से इसको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक ये CH2 दिया गया था। आप CH2 को छिपा लो और देखो इस दोनों में डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन और सल्फर। तो ये कार्बन सल्फर से बना हुआ है। इसमें देखो CH2 और SO2 में डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब इसको छिपा दो CH2 और CO2 में डिफरेंट एलिमेंट क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो इस पे भी वैलिड होगा। इस पे आप छिपा लो डिफरेंट एलिमेंट क्या से हो गए? ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगला ये एलिमेंट ब्रोमीन और आयोडीन से मिलकर बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। आप इसको छिपा दो जो एलिमेंट डिफरेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। इसको छिपा दो। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना होना चाहिए। इसको भी छिपा दीजिए। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट क्या होगी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है, तो इस पे वैलिड है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस सब पे वैलिड है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा ना वो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया किसमें वैलिड नहीं है। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक है जिससे आप LRP के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज तो हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आज 2 लेक्चर बच गया है। वो हम 2 मतलब कि 2 लॉ बच गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री। आप आज जो भी हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉ नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसकी रिवीजन कीजिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जितना इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ सकता था और जिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जितना नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हमने आपको बता दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।